जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सायर ने यांग वुजुआओ को जान से मार डाला था और वो तुरंत हाओ शैन को देखने उसके कमरे में जाने लगती है, लेकिन उसे उस कमरे में कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी हम यांग को देखते हैं जो बेड पर पड़ा था और उसके सामने पलादिन लीडर और एक लीडर और खड़े थे। यानी यांग जिंदा बच गया है और उसका इलाज यहाँ करवाया जा रहा है। पलादिन लीडर कहते हैं कि ये जरूर असैसिन हॉल का ही काम है, लेकिन उन्होंने हमलावर को उन्हें सौंपने के लिए रिफ्यूज कर दिया है। इसलिए पलादिन लीडर खुद असैसिन ऑफ टेम्पल जाने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ यांग के अंगरक्षक और उसके कुछ सैनिक असैसिन टेम्पल के बाहर आ गए थे और वो हमलावर की तरफ से जवाब दे ही चाहते हैं और वो अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन गेट पर ही उन्हें 4 असैसिन रोककर खड़े हैं। अंगरक्षक कहते हैं कि हमें क्रिमिनल्स को पकड़ना है और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। सैनिक अंदर आने लगते हैं, लेकिन वो 4 असासिन्स भी उन्हें रोकने के लिए वहाँ एकदम तैयारी के साथ खड़े हैं। वहीं अंदर हम असासिन लीडर को देखते हैं जो हॉल के अंदर अकेला बैठा है और उसके पास एक सैनिक आता है जो बताता है कि यिन टेम्पल से कई सारे सैनिक हमलावर को लेने के लिए आए हैं और उनके साथ पलादिन लीडर भी यहाँ कुछ ही देर में पधार रहे हैं। वो पलादिन लीडर को वेलकम करने का आदेश देते हैं और बाकी वो खुद संभाल लेगा। अंगरक्षक फिर एक बार पूछता है कि तुम हमें अंदर जाने दे रहे हो या नहीं, जिस पर वो 4 असासिन मना कर देते हैं और अब अंगरक्षक को गुस्सा आ जाता है और अब असासिन भी कहते हैं कि तुमने अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम्हें हम मार देंगे। अब अंगरक्षक अपने सैनिकों को तैयार करता है और उन पर हमला कर देता है। असासिन भी उन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे पर लगने ही वाले थे कि तभी वहाँ पलादिन लीडर आकर उन्हें रोक देता है और 4 असासिन पलादिन लीडर के सामने झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पलादिन लीडर की यहाँ कितने रिस्पेक्ट और पोजीशन है। वो कहता है कि हमारे सैनिक और हमारा लीडर भाई क्लैन आपस में आखिर कैसे लड़ रहा है, क्या आपस के अलायंस ने हमें यही सिखाया है। अब तभी असासिन हॉल के सैनिक अंदर से बाहर टेलीपोर्ट होकर अपनी स्किल्स का यूज करते हुए आता है और चीफ पलादिन को वेलकम करता है। पलादिन लीडर भी उसी को उसी की ही स्किल्स दिखाते हुए उसके भी आगे से पीछे से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उसे हैरान करते हुए आगे अंदर एंटर करते हैं। अंदर घुसते ही टेम्पल मास्टर यिंगजी से कहते हैं कि तुम्हें अलायंस के रूल्स अच्छे से पता है, तुम्हें उस हमलावर से जिसने यांग वैंगजाओ को मारा है उसे सरेंडर करवाना पड़ेगा, वरना ये तुम्हारे क्लैन के लिए बहुत बुरा होगा। टेम्पल मास्टर कहता है कि मेरा उत्तर वही सेम होगा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। चीफ पलादिन को इतना गुस्सा आता है कि उनके ऑरा से आसपास की चीजें तक अफेक्ट हो जाती हैं। चीफ पलादिन कहते हैं कि अब अगर तुम और इनकार करोगे तो ये सिचुएशन किसी के लिए भी शांति से भरी तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर तुम हमारा अलायंस बने रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी हमलावर को ढूंढने में मदद करनी चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारी सेना तुम पर आक्रमण करेगी और चारों तरफ लोग खून की होलियां खेलेंगे। तुम्हारा ये हॉल भी खून से नहाया जाएगा। तुम अलायंस के मेंबर्स हो और तुम्हारे पास पावर है जिसका तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं। तुम ऐसे ही किसी को बुली करने के लिए पावर का यूज नहीं कर सकते हो। अगर अलायंस के मेंबर्स ही ऐसी सब हरकत करने लगे और अगर तुम ऐसे ही सेल्फिश होने लगे तो जो तुम्हें बैटलफील्ड पर हीरोइक अवार्ड मिला है उसका क्या फायदा। लेकिन अब भी टेम्पल मास्टर कुछ नहीं बोलता, इसलिए चीफ पलादिन यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अब जो होगा वो अलायंस ही डिसाइड करेगी और अब हमें तुम्हारे बैकग्राउंड से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, और अब हम बेरहमी के साथ तुम पर अटैक करेंगे। अब जाते जाते चीफ पलादिन से टेम्पल मास्टर कहते हैं कि इतने सालों बाद भी तुम चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते हो। तुम तो वो हो जिसने अपने ग्रैंडसन को ही नाइट टेम्पल से निकालने का डिसाइड कर दिया। वो फिर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आखिर क्यों हमने उसे सरेंडर करने से मना कर दिया, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम ये बात कुछ डिवाइन सील नाइट्स को छोड़कर और किसी को नहीं बताओगे। चीफ पलादिन मान जाता है और वो किसी तरह का मंत्र बोलते हुए प्रतिज्ञा लेता है कि जो भी अब वो सुनेगा वो किसी को नहीं बताएगा, और अगर उसने कभी किसी को बताया तो उसकी आत्मा और उसका शरीर वही जलकर राख हो जाएगी। अब असासिन लीडर बोलना शुरू करता है कि आज से 3000 साल पहले मेरे असासिन टेम्पल के अंदर कोई पैदा हुआ था जिसकी इन्नेट मेंटल स्ट्रेंथ 91 पॉइंट्स के साथ पीक पर थी। उसे रिबॉर्न चाइल्ड कंसिडर किया गया था और उस रीइंकार्नेटेड बच्चे के अंदर काफी टैलेंट और स्ट्रेंथ थी। वो सिर्फ अपनी एक सिंगल स्पॉट के साथ
फॉर्मर डेमन गॉड एम्परर से लड़ा था और डेमन और हमारी काफी फियर्सफुल बैटल हुई थी। हालांकि उस फाइट में उसकी जान चली गई, लेकिन उसने एम्परर डेमन गॉड को भी काफी ज्यादा घायल कर दिया था। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई डेमन गॉड एम्परर को इस हद तक मारने के करीब पहुंच गया था, और अब 3000 सालों तक दोबारा कोई वैसा वॉरियर पैदा नहीं हुआ है। लेकिन अब एक नई इनकार्नेटेड स्केयर्ड लेडी इस दुनिया में रीबॉर्न हुई है और उसकी इन्नेट सोल पर 100 पॉइंट्स पर पहुंच गई थी। ये सुनकर चीफ पलादिन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वो हमलावर होली लेडी रीइनकार्नेटेड है? टेम्पल मास्टर कहता है कि तो तुम अब क्या समझे कि हम उसे क्यों तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते हैं? वो 3000 साल पहले अधूरा रह गया काम पूरा कर सकती है और वो इस डार्क एज के लिए आशा की किरण के समान है। अब चीफ पलादिन याद करने लगते हैं कि कैसे डेमन्स और ह्यूमंस के बीच युद्ध होते आए हैं, और इसी एक युद्ध में उसने अपने बेटे और बहू को भी खो दिया था, जिस वजह से उसका पोता अनाथ हो गया था। और अब वो सोचने लगता है कि क्या अब सच में डेमन्स के साथ हमारी वॉर खत्म हो जाएगी। अब चीफ पलादिन पूछता है कि अगर ऐसा ही है तो तुमने उसको अच्छे से शिक्षा क्यों नहीं दी? उसे मॉरल्स और वैल्यूज क्यों नहीं सिखाए? उसने अपनी ही पावर्स का मिसयूज किया और इसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने उसे बिगाड़ दिया है। वो भला कैसे ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में लीड कर सकती है? कैसे वो इंसानियत को बचा सकती है? टेम्पल मास्टर कहता है कि तुम नहीं समझोगे। चीफ पलादिन कहता है कि मैं क्यों नहीं समझूंगा, ये उसकी डेस्टिनी है कि उसे डेमन गॉड एम्परर से लड़ना है। वो इन शक्तियों के साथ पैदा हुई है और उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। जिस पर टेम्पल मास्टर कहता है कि एक और लीडर ने मुझे यही कहा था, लेकिन फिर मैंने अच्छे से सोचा और पाया कि हमने क्या कभी उसकी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश की है। आखिर वो खुद क्या बनना चाहते हैं? वो वही बनते हैं जो हम बचपन से उन पर लाद देते हैं। डेस्टिनी के नाम पर हम उनको उनकी खुद की डेस्टिनी चुनने से रोक देते हैं। क्या ये काम हम जो करते हैं सही करते हैं? रीइनकार्नेटेड सेंट को जल्दी से एक ताकतवर योद्धा में बदल देने के लिए उसको जन्म के समय टेम्पल ऑफ असासिन का क्रूअल टेस्ट देना होता है। उन्हें 6 पास ऑफ रीइनकार्नेशन से गुजरना होता है, और उस हेल के अंदर उसने अभी 6 सेंसेस खो दी थी और उसके अंदर के सारे इमोशंस भी गायब हो गए थे। लेकिन कुछ साल पहले जब वो छोटी थी तो वो एक लड़के से मिली, जिसकी वजह से उसके मन में फिर से इमोशंस आने लगे और उसका दिल फिर से नॉर्मल ह्यूमन जैसे धड़कने लगा। वो लड़का हाओशान था। ये सब सुनकर चीफ पलादिन को काफी ज्यादा सदमा लगता है और वो रिग्रेट भी करने लगता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने ग्रैंडसन को बहुत डांटा था, क्योंकि वो उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया था। मैंने उसे अपने ही घर से निकाल दिया, ये जानते हुए कि उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का भी हाथ नहीं है। ग्रैंडसन ने भी कहा था कि आपने कभी मेरे अंदर की बात जानने की कोशिश ही नहीं की और आप हमेशा मुझे बस दूसरों से काबिल बनाने में लगे रहे। चीफ पलादिन वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगा, और तुम उसे कैसे टीच कर रहे हो, कैसे शिक्षा दे रहे हो, उस मैटर में भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि अगर तलवार के अंदर धार नहीं है तो वो हमें ही चोट पहुंचाएगी और उस चोट का कोई इलाज नहीं होगा। चीफ पलादिन सैनिकों को वापस जाने को कहता है और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी के अंदर कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सायर हाओशान के रूम में थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो टेंशन में आ रही थी। उसके बॉडीगार्ड भी हाओशान को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए सायर खुद हाओशान को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। वही हम हाओशान को देखते हैं जो सायर को याद करता हुआ उसी पॉइंट पर जा रहा था जहाँ वो मिला करते थे, लेकिन वो क्योंकि होश में नहीं था इसलिए वो नीचे खाई में भी गिर जाता है। लेकिन तभी उसे सायर देख लेती है और वो भी खाई में कूद जाती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।